हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट्स योर टर्न। और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी के लिए जो सुपर टेट का कंप्लीट बैच शुरू किया गया है, जिसमें आप लोगों की निरंतर रूप से क्लासेस चल रही हैं। आज उसी क्रम में आज जो बारी है वो है साइंस की। तो आज हम जो साइंस की क्लास है उसमें हम आज पढ़ेंगे वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके बारे में जो भी जितने भी उसके कॉन्सेप्ट हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो भी फार्मूलाज हैं उनके डेरिवेशन के साथ साथ उनसे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। और इसके बाद कैपलर्स के जो नियम हैं, कैपलर के नियम, उन पर भी बात करेंगे हम वीडियो में। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो हम शुरू करते हैं न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उस पर। तो सर्वप्रथम जो सर आइजैक न्यूटन थे, इन्होंने 1686 में बताया था कि जो ब्रह्मांड है जिसमें स्थित प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने नहीं बताया था, ये भी आपको मैं बता दूं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में अगर सबसे पहले किसी ने बताया था पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके बारे में, तो वो थे भारतीय गणितज्ञ जिनका नाम है, ठीक है, ब्रह्मगुप्त। ये आपको ध्यान रखना है, भारतीय गणितज्ञ थे ब्रह्मगुप्त। ठीक है। इन्होंने बताया था सबसे पहले। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले ब्रह्मगुप्त के द्वारा बताया गया था, ठीक, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का जो गणितीय रूप है वो सर्वप्रथम दिया था आइजैक न्यूटन ने। तो इसीलिए गणितीय रूप देने के कारण जो नियम बना वो गुरुत्वाकर्षण का, वो न्यूटन के नाम पर बना, जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। तो यह नियम कहता क्या है इसके बारे में देखते हैं कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, दो टर्म आई हैं कि उन कणों के द्रव्यमानों के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं से आपका जो है फार्मूला निकलेगा। देखिए किस तरह से। मान लीजिए ये आपके दो पिंड हैं, ठीक है, एक जिसका द्रव्यमान m1 है, दूसरा जिसका द्रव्यमान m2 है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। ठीक है, जो m1 है, जिसका जो पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 है, वो फोर्स इधर को लगा रहा है F1। ठीक है, और जो m2 है वो फोर्स लगा रहा है इधर को, ठीक है, F2। ये यहाँ पर दिखाया गया है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, नीचे लिखा भी है कि माना m1 m2 द्रव्यमान के दो कण हैं जो एक दूसरे पर कुछ दूरी पर यानी कि r दूरी पर स्थित हैं, मान लिया। ठीक है, तो न्यूटन के जो नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला जो F बल है वो क्या होगा। यहाँ अभी आपको ऊपर बताया है कि द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, तो द्रव्यमान यहाँ पर क्या है, m1 और m2। तो आपका क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो F है वो उनके बीच की दूरी है r, उसके वर्ग के यानी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, यानी कि 1/r²। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए पहली समीकरण हो गई F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, सेकंड हो गई F इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, देखिए दोनों समीकरण है, इनके दोनों में कंपेयर करेंगे इन दोनों का, तो F जो है दोनों तरफ है, तो जो F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, F जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका m1 m2 अपॉन r² के। ठीक है, दोनों इक्वेशन से निकल के आएगा। और जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर जो फार्मूला बनता है वो आपका बनता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, और जो यहाँ पर g है आपका, यही क्या कहलाता है, आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपका कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपका फार्मूला है F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, यहाँ g जो है वो आपका क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और जो इसका मान है वो कितना होता है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और जो इसका वो है क्या कहते हैं, यूनिट, वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा जी का यूनिट। कैसे निकलता है आप देख लीजिए, यहाँ से जी का मान निकाल लेंगे इस तरह से, जी बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू r² अपॉन m1 m2। तो F क्या हो जाए, F का क्या होता है, न्यूटन होता है आपका, ठीक है, बल का, r का मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया,
अपॉन में m1 m2 यानी द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान यानी कि किलोग्राम स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस तरह से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं इसकी। ठीक है, जी की। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण तक। देखिए, उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी वास्तविक स्थिति से दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो होता वो वर्तमान का चौथा भाग होता। ठीक है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट इस तरह से। अब एक जो है पॉइंट आता है गुरुत्व केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या होता है, देखिए कोई भी वस्तु जब स्थिर रहती है तो जो स्थिर रहती है तो वस्तु पर एक गुरुत्व केंद्र होता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र की एक रेखा होती है जो उसके तल से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आप देखिए जब कोई वस्तु स्थिर रहती है तब गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है, ऊर्ध्वाधर रेखा, वो क्या होती है, उस वस्तु के तल से होकर गुजरती है। ठीक है, यही उसका क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ठीक है, जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार, गुरुत्व केंद्र होता है वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार रहता है। जैसे अगर ये बॉक्स है तो इसका गुरुत्व केंद्र जो है यहाँ पर है, मान लीजिए। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट यहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार केंद्रित रहेगा, इसलिए इसे गुरुत्व केंद्र कहते हैं। और इसका जो सबसे जो पूछा जाने वाला एग्जाम्पल है वो है पीसा की झुकी मीनार। ठीक है, जो पीसा की झुकी मीनार है वो टेढ़ी है, जिसके कारण, क्यों टेढ़ी टेढ़ी होने के कारण पे वो गिरती क्यों नहीं है, तो उसके पीछे यही कारण है कि जो उसका गुरुत्व केंद्र है उससे हो, जो ऊर्ध्वाधर रेखा जो है वो गुरुत्व केंद्र से उसके तल से होकर गुजरती है, जिस कारण क्या है, पीसा की मीनार झुकी होने के कारण भी नहीं गिरती है। ठीक है, देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है उस पर हम चर्चा करते हैं। तो यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिर रही है तो वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी, आपका पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, जिसका मान 9.8 या कहीं कहीं पर 10 भी होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो कैसे आता है इसका फार्मूला वो भी देख लेते हैं। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान m, ठीक है, और त्रिज्या उसकी है r। ठीक है, तो एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक है, कुछ ऊंचाई से फेंकी जाती है पृथ्वी की ओर, आकर्षण बल लग रहा है, तो उससे अभी आपने ऊपर फार्मूला देखा तो वहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर एम ई कर लीजिए, मास ऑफ वो सॉरी पृथ्वी का द्रव्यमान मास ऑफ अर्थ, और यहाँ आर ई कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपको सहूलियत रहेगी। तो यहाँ देखिए जो ऊपर फार्मूला है उसमें आप क्या लगाएंगे, एक तो पृथ्वी का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान, तो क्या आ जाएगा, F बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, और जो गुरुत्वीय त्वरण के पदों में जो बल का सूत्र होगा, आप सभी ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि F इक्वस टू होता है एम ए। ठीक है, जहाँ ए क्या होता है, आपका त्वरण होता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं तो इसलिए F इक्वस टू एम जी हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे तो F इक्वस टू, दोनों में F बराबर है। ठीक है, तो इसलिए एम जी इक्वस टू क्या हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। और हम यहाँ से G का मान निकाल लेंगे, तो G की जो वैल्यू आती है वो क्या निकल के आएगी, G बराबर जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जो m था वो इधर आ जाएगा, तो ठीक है m से m ये कैंसिल हो जाएगा, तो g बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये इसका फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर इसका मान 9.8 और कहीं पर आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया जाएगा। ठीक है, इस पर जो क्वेश्चन हैं वो किस तरह से बनते हैं ये देख लीजिए आप, कि लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़ों की समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है इन्हें, तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा। पहला है लकड़ी, दूसरा है मोम, तीसरा है लोहा, या सभी साथ साथ पहुंचेंगे। तो यहाँ देखिए लकड़ी, लोहे और मोम, ठीक है, समान आकार के टुकड़े हैं, इन्हें समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जा रहा है, तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो सभी साथ साथ पहुंचेंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कहीं कहीं पर आपको लोहा भी आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कहाँ पर लोहा होता है सही, देखिए जब हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंदें समान ऊंचाई से गिरती हैं, तो ऑप्शन ए है आपका पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगी, एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, दूसरा है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, और चौथा है कुछ अंतराल में गिरेगी। तो जब हवा की बात की जाएगी यानी कि जब वायुमंडल बताया जाएगा आपको, तब वहाँ पर जिसका वजन भारी होगा, ठीक है, वो वस्तु पहले पृथ्वी पर गिरेगी, यानी कि लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी, क्योंकि लोहे की गेंद लकड़ी की गेंद से भारी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको ये भी कंफ्यूजन वाला होता है कि कभी कभी आपको भार सेम दिया जाएगा, ठीक है, तब वहाँ पर जो लोहा है वो पहले गिर जाएगा। ठीक है,
और लेकिन लकड़ी की गेंद जो है वो बाद में गिरेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आपको वायुमंडल दिया जाएगा, वायुमंडल नहीं दिया जाएगा तो सभी एक साथ पहुंचेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो जी का मान है वो न्यूनतम कहाँ होता है। तो जी का मान जो न्यूनतम है वो कहाँ होता है, भूमध्य रेखा पर, और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किस फार्मूले से निकलता है, जी इक्वस टू GME/RE²। तो यहाँ देखिए जब RE का मान ज़्यादा होगा, ठीक है, तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। और RE का मान कम होगा तो जी का मान ज़्यादा होगा। तो RE यानी कि रेडियस, रेडियस जो है वो भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर जी का मान कम होता है। रेडियस जो है पृथ्वी की ध्रुवों पर कम होती है, जिस कारण वहाँ पर जी का मान अधिक होता है, ठीक है। देखिए अगले जो हैं आपके वो हैं केपलर के नियम, जिन पे भी चर्चा कर लेते हैं हमारे। तो केपलर जो हैं इन्होंने सूर्य के चारों ओर गति करने वाले ग्रहों के लिए 3 नियम दिए थे, ठीक है। पहला नियम था इनका कक्षाओं का नियम। ये पूछ लिया जाता है कक्षाओं का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो केपलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। जो कक्षाओं का नियम है वो क्या कहता है कि सभी ग्रह जो हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते हैं, और जो सूर्य है वो क्या होता है, इसके फोकस पर होता है, दीर्घ वृत्ताकार यानी कि इलेप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, इस तरह की आकृति में, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है आपको, ठीक है। जो सन है वो क्या होगा, फोकस में होता है, और जो प्लेनेट है वो इसके चारों ओर क्या करते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में यानी कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। ये होता है केपलर का पहला नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट यानी कि कक्षाओं का नियम, ठीक है। केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है, क्षेत्रफलीय चाल का नियम यानी कि लॉ ऑफ एरियल स्पीड, ठीक है। तो ये कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय पे समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। सूर्य से मिलाने वाली रेखा किसी भी ग्रह को समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, ठीक है। यानी कि जो क्षेत्रफलीय चाल है यानी एरियल स्पीड है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया गया है। जो यहाँ पर जो एरिया आया है ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही कहलाता है केपलर का सेकंड लॉ ऑफ, जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफलीय चाल का नियम, और यह जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक। तीसरा नियम होता है परिक्रमण कालों का नियम। यह नियम क्या कहता है कि किसी भी ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अगर कोई ग्रह इस तरह से चक्कर लगा रहा है तो जो टाइम है वो क्या हो, टाइम का जो स्क्वायर है वो यानी कि जो आर है, ठीक है, आर की थर्ड पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। और जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, और जो सूर्य के जितना समीप होगा उसका परिक्रमण काल भी उतना ही कम होगा। ये जो है ये सिद्धांत केपलर के नियमों पर आधारित है। केपलर के नियम के कारण ही हम यह पता कर पाए कि जो ग्रह दूर होगा उसका परिक्रमण काल अधिक होगा, जो ग्रह पास होगा उसका परिक्रमण काल कम होगा, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ आपको डेली क्यूज़ भी दी जाती हैं। साथ ही साथ आपसे जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जब एग्ज़ाम आएगा तो उससे पहले आपको वहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।